नमस्कार आप सभी को पुनः अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग वो टॉपिक ले रहे हैं जो अभी नया ऐड हुआ है रीट सेकंड लेवल एसएसटी में, और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा ब्रीफ सा वीडियो मैंने पहले भी कक्षा 8 का जो एक टॉपिक है अपने सामाजिक विज्ञान के विषय में वो ऐड किया था। तो उसका मैंने एक वो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से वीडियो डाला था, वो भी अच्छा है बेसिक क्लियर करने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा 4-5 सीरीज का, तो आप पेशेंस भी रखना और इस चीज को पूरा देखना ताकि अभी आपका जो एग्जाम एक्सटेंड हुआ है उस टाइम का आप सदुपयोग कर सको। ऐसे नहीं कि मतलब ये जो एग्जाम एक्सटेंड हुआ है वो सारे तारीखें वो सारे दिन आप ऐसी मस्तियों में मशगूल हो जाओ और अपने सपने से मतलब क्या कहते हैं दूर हो जाओ। तो वो कोशिश आप लगातार करते रहना। और जो आज के टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम है बैंकिंग। दरअसल बैंकिंग यानी बैंक, और बैंक करती क्या है और जो बैंकिंग के कार्य है या बैंक के बारे में जितनी भी जानकारी है, जो भी आप इसके बारे में जानकारी या जो इसकी योजनाएं हैं, जो इसका कार्य करने का प्रोसेस है, वो सारी चीजें बैंकिंग के अंतर्गत आती है। और बैंक आपको सामान्य रूप से पता ही है, जमाएं स्वीकार करती है और हमें ऋण प्रदान करती है। मतलब बैंक का जो प्राइमरी कार्य है या जो एक बैंक की डेफिनेशन है प्राइमरी वर्ड्स में, वो क्या है मतलब अपना कि जो जमाएं स्वीकार करती है हमारे पैसे, हम जो अगर आप उसमें जमा कराओगे तो जमा करेगी, और साथ ही साथ बदले में अगर हमें और कोई या बिना बदले में हमें ऋण चाहिए होगा किसी भी पर्पज के लिए, तो हमें वो ऋण या लोन प्रोवाइड कराएगी। और उसके बदले में हमसे अगर जमाएं स्वीकार करेगी तो हमें ब्याज देगी, और अगर ऋण देगी तो हमसे ब्याज लेगी। और इसके बीच के ड्यूरेशन का जो गैप रहेगा वो बैंक का प्रॉफिट रहेगा। जैसे मान लो हमें 100 रुपए दिए, हमने 100 रुपए जमा किया तो हमें मान लो 1 रुपया सैकड़ा ब्याज दे रही है, मान लो, है ना। और अगर हम उनसे ब्याज ले रहे हैं तो हमसे 1.5 रुपये पर सैकड़ा, तो ये जो बीच में आधा का जो फर्क रहा है वही उसका मुनाफा या नफा होता है। तो इस कंसेप्ट में बैंक काम करती है। साथ ही साथ समय समय पर बैंक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोन, बहुत सारे अन्य कार्य, अलग अलग तरह के लोन, खाते खोलना, खातों में अलग अलग तरह की सुविधाएं, सारी चीजें प्रदान करती है। तो अब हम बैंक के टॉपिक को इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आप ऋण क्या आरएस मेंस तक के टॉपिक में लिखोगे ना, तब भी आपको यकीन रहेगा कि यस इससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। तो मैंने लिखा इसीलिए कि फिर वही बात समय बच जाए अपना। और काफी दिनों बाद आपके सामने आया हूं, तो ऐसे प्यार देना जैसे पहले दिया आप लोगों ने। बैंकिंग टॉपिक का पहला जो पॉइंट है मतलब एक तरह से कि 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित पहला बैंक था। मतलब तो ध्यान रखना, बैंक अगर पूछे कभी, ये फैक्ट्स है, मतलब जो शुरुआत में हमने फैक्ट से शुरुआत की है कि अगर भारत में स्थापित पहला बैंक अगर कोई था तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये ध्यान रखना कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, तो देख लो लमसम 111 साल बाद अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापित हुआ था या खुला था मतलब। और ये भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो ये अगर इस तरह से अगर कोई पॉइंट पूछ ले आपसे कि भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो वो फिर अवध कॉमर्शियल बैंक आएगा जो 1881 में स्थापित हुआ था। तो पूरे भारत का पहला बैंक, तो वो देख लो आप, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और अगर भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक तो वो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। 1894 में ध्यान रखना पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय या पहला स्वदेशी बैंक था, जो पहला भारत का बैंक था। ये ध्यान रखना, मतलब उस टाइम भी जो भारत का सबसे पहला बैंक था मतलब वो पंजाब नेशनल बैंक था। मतलब 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक तरह से ये चीज ध्यान रखना आपको कि पहला बैंक पूछे तो हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला भारतीयों के द्वारा संचालित पूछे तो अवध कॉमर्शियल, और पहला भारत का या स्वदेशी बैंक पूछे तो ये ध्यान रखना आपको पंजाब नेशनल बैंक। अब अपने इस बैंकिंग में एक सबसे बड़ा टॉपिक है एसबीआई और आरबीआई, ठीक है ना। तो उस एसबीआई और आरबीआई के तहत हम सबसे पहले एसबीआई का इतिहास लेते हैं या इसके बारे में कुछ चीजें लेते हैं, जानकारी लेते हैं जो आपको पढ़नी है मेरे साथ। तो देखो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने यहाँ 3 बैंकें थी। इन 3 बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक कहते थे। इन बैंकों का विलय किया और विलय करने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी मतलब। और फिर इसी का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम क्या रखा गया था, एसबीआई। तो देखो 1806 में सबसे पहले स्थापित हुई थी अपनी बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बैंक ऑफ बंगाल।
1840 में स्थापित हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे। अब जिसको मुंबई नाम है वही बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, जो चेन्नई है वर्तमान में, तो बैंक ऑफ मद्रास। तो कुल मिलाकर 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो इन 3 बैंकों को संयुक्त रूप से प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। तो ध्यान रखना, ये जो तीनों बैंकें थी इनको क्या नाम दिया जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक। और इन तीनों बैंकों का विलय करके, मतलब इन तीनों बैंकों को मिक्स करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नई बैंक स्थापित की गई। ये कब कार्य हुआ था? 1921 में। तो कभी सवाल आपसे ये भी आ जाए, देखो हर पॉइंट पे, हर जगह पे, हर शब्द पे जो सवाल बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ताकि हर जगह पे, हर शब्द पे, हर पैर पे, हर पग पग पर आपका सपना पूरा हो। मतलब तो ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। और अगर इनका पूछ ले, बैंक ऑफ बंगाल तो 1806 में, फिर बॉम्बे का 1840 में, फिर बैंक ऑफ मद्रास का 1843 में। मतलब ठीक है ना, इन सबको प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। इनका विलय हुआ, ठीक है ना, तो फिर वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से विलय हुआ और 1921 में हुआ। 1955 में जब भारत आजाद हो गया था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम, नया नाम क्या रखा गया भाई? एसबीआई। जो ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण करके, मतलब नेशनलाइज करके, इसका नाम क्या रखा गया भाई? एसबीआई। और एसबीआई का पूरा नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आज तक चल ही रहा, मतलब ठीक है ना। अब देखो मतलब कि 1959 में रियासतों के बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक बना दिया। मतलब जो रियासतें थी उनकी जो बैंकें थी उनको एसबीआई की सहायक बैंक या मतलब ऐसे अपने हेल्पर बैंक के रूप में बना लिया। और इनकी कुल संख्या थी 8, ठीक है ना। तो एक तो एसबीआई हो गई और 8 उसकी सहायक बैंकें हो गई। तो ये भी एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। मतलब अब देखो आगे देखो, मतलब कि 1961 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर दिया गया एसबीआई में। सॉरी, माफी चाहता हूं, इन दोनों बैंकों का, ये जो अलग अलग बैंकें थी, इन दोनों का एक में विलय करके इसका नाम क्या रख लिया गया भाई? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। मतलब एसपीबीजे चेंज कर दिया गया। मतलब 1961 में। तो ये भी सवाल काम के है कि भाई एसपीबीजे की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान की बीकानेर के और जयपुर को दोनों को विलय करके एसपीबीजे नाम रख लिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो ये कब हुआ था? 1961 में। अब साथ ही साथ अब नए पॉइंट जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है वो चीजें है कि 2008 में, वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी, मतलब ठीक है ना। देखो वो एसबीआई में नहीं किया गया था, ध्यान रखना, एसबीआई में अभी करेंगे 2017 में। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, इंदौर में 2000 जो इंदौर की बैंक थी उसका मतलब 2010 में एसबीआई में विलय कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय भी 2010 में क्या कहते हैं कि एसबीआई में कर दिया। अब जो बड़ा काम का सवाल है, मतलब वो चीज आप याद रखना कि शेष 5 सहायक बैंकें, मतलब तो 8 थी, 1, 2 और 3, तो 8 में से 3 गई तो पीछे बची 5 में से देखो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है ना, ये पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीबीजे, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये ध्यान रख लेना आप, मतलब कि क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मतलब किन 5 बैंकों का विलय 2017 में एसबीआई में किया गया था, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो देखो इसकी वैसे तो कुछ याद रखने का कोई मतलब ऐसे डिफिकल्टी है ही नहीं, फिर भी आप याद रखो, जैसे रख लेना भाई पीएमटी है एसपीबीजे में, मतलब या क्या कहते हैं पीएमटी है एसपीबीजे में, मतलब तो एसबीबी पीएमटी है एसबीबीजे में, ठीक है ना। पीएमटी यानी प्री मेडिकल का कोर्स होता है ना भाई, तो वैसे तो ये थोड़ी सी कम बैठेगी आपको लिंक, फिर भी आप याद रखना चाहो तो इस तरह से भी रख लेते हो। पी से क्या कहते हैं अपना पटियाला हो जाएगा, एस मतलब एम से अपना मैसूर हो जाएगा, टी से अपना त्रावणकोर हो जाएगा, ए से अपना हैदराबाद हो जाएगा, एसपीबीजे तो एसपीबीजे है ही है,
और एम क्या कहते हैं, एम से महिला बैंक भी, जो भारतीय महिला बैंक है उसका भी हो जाएगा। या फिर आप कोई भी और ट्रिक, मतलब जो आपका दिमाग चले, जिस तरह से चले वैसे आप बना सकते हो। एसपीबीजे को पूरा ना लगे कि भाई पीएमटी में एडमिशन लिया है या कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब तो ये ध्यान रखना, मतलब 2017 में 5 बैंक ये और साथ में भारतीय महिला बैंक को भी विलय कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर 5 और 1 6। जो भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना एक फैक्ट, मतलब ठीक है ना। अब देखो 2008 में भारत सरकार ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई को खरीद लिया, मतलब ठीक है ना। ये ध्यान रखना एक फैक्ट बड़ा काम का है कि 2008 में आरबीआई से, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, मतलब भारत सरकार ने खरीद लिया, मतलब ठीक है। अब कुल मिलाकर देखो राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब जिसको नेशनलाइज कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखो इसका भी एक पुराना इतिहास है। मतलब 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब कि राष्ट्र को सुपुर्द कर दिया था, उसको सरकारी बैंक बना दिया था। 1980 में 6 और बड़े बैंकों का क्या कहते हैं, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, मतलब ठीक है ना। तो ये इसका विलय इसमें करने की वजह से अब वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं या नेशनलाइज बैंकें हैं? तो ध्यान रखना वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, मतलब क्योंकि इसका विलय इसमें हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, एक वो कम हो गई, मतलब। तो इस तरह से बैंकिंग का जो एक बेसिक या एक जो पास्ट वाला क्राइटेरिया था या जो इसकी हिस्ट्री थी वो मैंने कराई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, आरबीआई के कार्य, एसबीआई के कार्य, सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे मैं कराऊंगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी मेरे साथ यानी भरत के साथ जारी रखिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं ताकि आपके सपने अतिशीघ्र पूरे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को मुझे सुनने, शेयर करने के लिए और लाइक और कमेंट करने के लिए। कि सर हम तो करते भी नहीं है, कभी तो करोगे, मतलब ठीक है ना। थैंक यू।